हेलो फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ नवंबर 22 के एग्जाम्स में कुछ अमेंडमेंट हुए। वो अमेंडमेंट हम लोग कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और ये जो अमेंडमेंट मैं कवर करने वाला हूं वो 1 नवंबर 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के बीच में जो अमेंडमेंट है वो मैं कवर करूंगा। 1 नवंबर 2021 के पहले के जो अमेंडमेंट है वो तो ऑलरेडी मई 22 का जो एग्जाम है उसमें ऑलरेडी कवर्ड हो चुका था, तो ये अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने नोट्स में ऑलरेडी शामिल है। हम लोग केवल इस पीरियड के जो अमेंडमेंट है उसको कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला ये आरटीपी है, ये जो आपको नोट्स आपको दिख रहे हैं ये आईसीआई का आरटीपी है। तो यहां पर सेक्शन 16 का जो अमेंडमेंट है ये तो 22 जुलाई 2021 को हो चुका था, ये अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये अमेंडमेंट देखने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये टॉपिक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक में अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट किस में आया है? देखिए, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अमेंडमेंट रूल्स, मतलब ये रूल में चेंज है, एक्ट में चेंज नहीं है। तो रूल में चेंज क्या है? ये बोलता है इन रूल 3 आफ्टर सब रूल 4 फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। मतलब एक नया सब रूल इंसर्ट हुआ है रूल 3 में। तो पहले आपको ये बता दूं रूल 3 में क्या लिखा है। रूल 3 ये बोलता है कि कोई भी कंपनी जब भी चार्ज को क्रिएट करती है तो चार्ज के क्रिएट करने के 30 दिनों के अंदर उसकी कॉपी को आरओसी को फाइल करना पड़ता है, चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर डिले होता है तो एडिशनल फाइलिंग फीस लगता है, फिर एडोलर में, ये सब आपने डिस्कस किया। तो उसमें ये ऑलरेडी नोट्स में कवर्ड है अपने। अब ये नया पॉइंट क्या, देखिए नया पॉइंट ये है, एक बार मैं रीड कर रहा हूं, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सब रूल शैल अप्लाई। मतलब आपको क्या बोल रहा है? सब रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77 इन फेवर ऑफ आरबीआई when any loan or advance has been made to it under subclause D of clause 4 of section 17 of RBI Act 1934। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बैंक है। अच्छा, बैंक एक कंपनी भी तो होती है, तो ये बैंक भी एक कंपनी है। अब ये लॉ एग्जम्पशन क्या है? देखो, मान लीजिए जो एसबीआई है ना, इसने आरबीआई से कोई लोन लिया, एसबीआई ने आरबीआई से कोई लोन लिया, तो एसबीआई ने भी कोई ना कोई सिक्योरिटी दिया होगा, बिना उसके तो आरबीआई लोन देगा नहीं उसको, ठीक है। तो अच्छा, इधर मैं बात करता हूं, आरबीआई ने जो लोन दिया ना वो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 17 के अंतर्गत दिया है। आरबीआई एक्ट, भाई आरबीआई जो काम करेगा वो आरबीआई एक्ट के अनुसार करेगा। तो आरबीआई ने बैंक को आरबीआई एक्ट सेक्शन 17 के अनुसार, अब वो 17 में क्या लिखा उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए ना, तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये बोरोवर है, ये लोन ले रहा है। किससे ले रहा है? आरबीआई से। तो इसने अपने कोई ना कोई एसेट की सिक्योरिटी दिया होगा आरबीआई को। अब देखा जाए तो जो एसबीआई है इसने अपने इस एसेट पर चार्ज क्रिएट किया है, तो कंपनी लॉ तो एसबीआई पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए क्योंकि एसबीआई भी एक कंपनी है। लेकिन सब रूल 5 के आने के बाद ये एसबीआई को एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि आपको इस चार्ज को आरओसी को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन लेती है अंडर सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट, तो उस केस में ये जो बैंक है ना वो आरबीआई के फेवर में जो चार्ज क्रिएट करेगा उस चार्ज को आरओसी को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक अमेंडमेंट है, ठीक है सर, मतलब ठीक ठाक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है और मतलब बैंक को एग्जाम कर दिया गया। लेकिन बैंक को केवल कब एग्जाम किया गया है? जब उसने आरबीआई से लोन लिया, तो आपको चार्ज को आरओसी को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते, अगला अमेंडमेंट क्या है भाई? 2 ही अमेंडमेंट है बेटा, ये पहला और दूसरा अभी खत्म होने वाला है। दूसरा अमेंडमेंट है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022। इसमें रूल 14 आफ्टर सब रूल 4 फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। इसमें भी रूल में अमेंडमेंट है ना। अब ये रूल में क्या लिखा है देखो आप, notwithstanding anything contained in sub rule 1 and 2 the following particular of the register or written or index in respect of member of a company shall not be made available for inspection under subsection 2 or taking extract or copy under subsection 3 of section 94। भैया ये बोल क्या रहा है पहले ये समझ लो आप। सेक्शन 94 जो आपने पढ़ा था, सेक्शन 94 में आपने क्या पढ़ा था एक बार बता दूं। ये देखिए, ये था आपका सेक्शन नंबर 94। सेक्शन नंबर 94 में यह लिखा था कि जो कंपनियां जो रजिस्टर ऑफ मेंबर, हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो है वो
कौन से प्लेस पे मेंटेन करना पड़ेगा, इसको इंस्पेक्शन कौन कौन कर सकता है। तो इंस्पेक्शन कौन कौन कर सकता है उसमें हमने बात किया था कि मेंबर इंस्पेक्शन कर सकता है, डिबेंचर इंस्पेक्शन कर सकता है, अदर सिक्योरिटी होल्डर इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये जो भी लोग होते हैं ना बेटा, ये सब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर वगैरह को देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इवन जो बाहर वाले लोग होते हैं जो कंपनी के मेंबर नहीं है, वो भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं 50 रुपए देके। तो आप सोचो पहले क्या हो रहा था, एक कंपनी के जो मेंबर होते हैं, मेंबर के बहुत सारे डेटा कंपनी के पास होते हैं, जैसे कि उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका आधार कार्ड नंबर, तो ये जो जानकारी है ना, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या था, मेंबर कोई भी, मतलब मैं कोई कंपनी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं कंपनी में 50 रुपए देके उस कंपनी के जितने भी मेंबर उनका सारा डेटा मैं ले सकता था। ठीक है, तो अब लॉ मेकर ने उसको अमेंड कर दिया और क्या बोला है कि बाहर वाला अभी भी, जो अदर पर्सन है ना, वो अभी भी इंस्पेक्ट तो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है जो वो नहीं ले सकता। तो वो कौन सी जानकारी जो नहीं ले सकता, उसकी लिस्ट अभी अमेंडमेंट में हम लोग कवर कर लेते हैं, कौन कौन सी चीजें वो नहीं ले सकता। देखो भाई, ये देखिए अमेंडमेंट में वही लिखा है, एक बार वापस से बता रहा हूं क्या लिखा है। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, भले कुछ भी लिखा हो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर इंडेक्स रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी। मतलब ये जो मना करे वो केवल किसके बारे में, मेंबर के बारे में। मेंबर के बारे में क्या क्या जानकारी आप नहीं ले सकते, शेल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, एकदम साफ साफ लिखा है, और फॉर टेकिंग एक्सट्रैक्ट और कॉपी अंडर सेक्शन 94। मतलब मेंबर के बारे में, जो भी रजिस्टर है मेंबर का या जो रिटर्न है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी कोई आदमी नहीं ले सकता इंस्पेक्शन करते समय या कॉपी लेते समय, एक्सट्रैक्ट लेते समय। देखो, एड्रेस नहीं ले सकता, मेंबर कहां रहता है नहीं ले सकता, और रजिस्टर्ड एड्रेस इन केस ऑफ बॉडी कॉपीड, अगर कोई मेंबर कंपनी है तो उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं ले सकते आप, उस मेंबर का ईमेल आईडी नहीं ले सकते आप, इसके बाद उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब ये आधार नंबर, ये नहीं ले सकते आप, और पैन नंबर नहीं ले सकते। तो ये मेंबर के 4 ऐसी चीजें हैं जो अब कॉन्फिडेंशियल कर दी गई है, मतलब आप इंस्पेक्शन उसको नहीं कर सकते। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में बाकी सारी जानकारी ले लो, लेकिन उसका एड्रेस नहीं ले सकते, उसका ईमेल आईडी नहीं ले सकते, उसका जो आधार का जो आईडी है वो नहीं ले सकते, और पैन नंबर नहीं ले सकते। तो ये इतनी जानकारी। एक छोटा सा अमेंडमेंट और, उसको भी कवर कर लेते हैं अकाउंट्स के टॉपिक में। ये देखिए अकाउंट्स के टॉपिक में एक छोटा सा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, रूल 12, ये रूल 12 में 1A रूल के बाद में 1B एक और रूल नया इंसर्ट हुआ है। ये रूल में प्रोविजन क्या, देखो ये बोलता है एवरी कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135। सेक्शन 135 में जो कंपनियां कवर है, और 135 में कौन सी कंपनी कवर है, जिनके ऊपर CSR का लॉ एप्लीकेबल होता है, तो इनको क्या बोला है, अमेंडमेंट क्या है, शैल फर्निश अ रिपोर्ट ऑन CSR इन फॉर्म नंबर CSR 2। इन लोग को ये बोला है कि जिन कंपनियों के ऊपर CSR का लॉ एप्लीकेबल होता है, उनको ये बोला कि आपको एक और CSR के ऊपर एक और रिपोर्ट बना के आपको अटैच करना पड़ेगा। CSR 2 नया फॉर्म है, ये नया फॉर्म है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, टू द ROC फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड एज एन एडेंडम टू फॉर्म AOC फॉर XBRL, AOC फॉर NBFC इंडेस एज द केस में भी। मतलब ये नया अमेंडमेंट क्या है, एक ही बात बोलता है कि जिन कंपनियों के ऊपर CSR का लॉ एप्लीकेबल होता है, वो कंपनियां जब ROC को AOC 4 या AOC 4 XBRL या NBFC इंडेस, ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले फॉर्म जब ROC को फाइल करी है, तो इनके साथ ये जो भी फॉर्म एप्लीकेबल है, इनके साथ आपको एक और फॉर्म अटैच करना पड़ेगा CSR 2, जिसमें CSR की जानकारी होगी। तो ये भी आपको फाइल करना पड़ेगा। और ये कब से फाइल करना पड़ेगा, 2021 से। अब एक प्रॉब्लम क्या है, 2021 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब जो EOC 4 है, ये तो फाइल हो गया होगा। ये कब फाइल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आपकी AGM हुई है उसके 30 दिन के अंदर, तो 2021 का तो फाइल हो चुका होगा। और अब क्या बोला है कि 2021 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके साथ CSR 2 आपको फाइल करना पड़ेगा। तो AOC 4 2021 का तो कब से फाइल हो गया होगा ना, तो इसलिए एक प्रोविजो डाला गया। प्रोविजो क्या लिखा देखो आप, प्रोवाइडेड दैट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2021 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनका CSR 2 का फाइल होगा, शैल बी फाइल सेपरेटली ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च या उसके पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। आफ्टर फाइलिंग AOC 4, मतलब वो जो आपने फाइल कर चुका होगा ना, उसके बाद
आपको 31 मार्च 2022 तक का टाइम दे दिया गया है कि आप CSR2 आप फाइल कर लो। और अभी जो 21, 22, 23, अब जो अगले फाइनेंशियल ईयर होंगे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो आप जब आप AOC4 फाइल करोगे उसके साथ CSR2 भी फाइल कर देना। तो बस एक छोटी सी अमेंडमेंट है, इसके साथ इस बार की अमेंडमेंट कंप्लीट। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारी मैराथन आने वाली है, हम लोग रिवीजन भी कराते हैं और टाइम टू टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपके एकेडमिक हो या आपके फ्यूचर को लेकर हो या आपके लाइफ से रिलेटेड हो, हम लोग इस चैनल में डालते रहते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।